हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएचईएल या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस शेयर के बारे में हम आपको बताएंगे। क्वार्टर 3 के इसके नतीजे आए हैं, नतीजे कैसे रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। लेटेस्ट टारगेट क्या है दोस्तों। जब बीएचईएल के रिजल्ट आए हैं तो उसके बाद जो रिसर्च एनालिस्ट है उन्होंने क्या एनालिसिस किए, क्या रिसर्च किया है और क्या नए टारगेट वो बीएचईएल शेयर के वो लेकर आए हैं, वो सब आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डेटा आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो अगर आप बीएचईएल शेयर के अगर आप इन्वेस्टर है या फिर स्टॉक मार्केट में बिगनर है तो आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलने वाली है और हर बार की तरह हमारा फोकस रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर 3 रिसर्च हाउसेस के लेटेस्ट टारगेट लेकर आए हैं। सबसे पहले गोल्डमैन, उनका क्या कहने का है, उन्होंने सेल की सलाह दी है। दोस्तों, रिजल्ट पर हम जब आएंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। उनका कहने का है कि वीक एग्जीक्यूशन हुआ है और अभी भी रिकवरी नहीं हुई है। देखिए, कोविड से पहले जिस हिसाब से काम चल रहा था अभी भी वैसा बिजनेस नहीं हो पाया है जो हमने बीएचईएल के जो क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें हमने देखा है। क्वार्टर 3 का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में कैसा बिजनेस हुआ है। उनका यह भी कहना है कि भविष्य में जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो ज्यादा दिख नहीं रही है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जब फंडामेंटल डिस्कस करूंगा ग्रोथ विजिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ जगह में फंडामेंटल में बीएचईएल बहुत ही अच्छा स्टॉक है लेकिन ग्रोथ विजिबिलिटी क्यों जरिए वो हम बताएंगे। 23 रुपए का टारगेट दिया है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच रहेगी, उनका ऐसा मानना है। दोस्तों, दूसरा रिसर्च हाउस है नोमुरा। उनका कहने का है क्वार्टर 3 के नतीजों है जो एस्टिमेट से खराब आए हैं। देखिए, कोई भी जो कंपनी होती है अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट उनको एनालिसिस करता है तो कुछ एस्टिमेट वो लोग देते हैं कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है या ऐसा क्वार्टर 4 का या क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ सकता है, ऐसा एनुअल रिजल्ट आ सकता है। लेकिन रिजल्ट बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, उनका ऐसा कहने का है। एबिटडा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन इसको कहते हैं। तो ये अभी भी लॉस में है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल्स में इसको भी जरा सा हम चेक कर लेंगे। स्लोअर देन एक्सपेक्टेड पिकअप हुआ है एग्जीक्यूशन में। मतलब देखिए, बीएचईएल जो कंपनी है उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, लार्ज ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, काम भी तो करना है, तो वो थोड़ा सा धीमा हो रहा है। उनकी जो सलाह है वो है रिड्यूस करिए और 25 रुपए का टारगेट उन्होंने नोमुरा के जो रिसर्च एनालिस्ट है उन्होंने दिया। तीसरा और आखिरी नाम है निर्मल बांग। उनकी जो इंस्टीट्यूशनल टीम है उन्होंने कहा है कि ऑर्डर इनफ्लो भी थोड़े धीमे हो गए हैं। एक जगह हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एग्जीक्यूशन थोड़ा धीमा हो रहा है, अब यहाँ ऑर्डर जो मिल रहे हैं वो भी धीमे मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ से थोड़ा सा तकलीफ में बीएचईएल का बिजनेस लग रहा है। कॉमोडिटी कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा है स्टील के जो भाव है या अलग अलग मेटल्स के भाव भी बढ़ रहे हैं। अलग अलग मीडिया में अलग अलग सुर्खियां आती रहती है, कंपनियों के द्वारा भी कहा जाता है कि स्टील या फिर जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो वो एक चीज को है जो निर्मल बांग ने जो इंस्टीट्यूशनल टीम है उन्होंने ये चीज बताई है और भविष्य में प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर रहेगा। उन्होंने सेल की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 36 का दिया है। दोस्तों, इसमें आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि कोई भी कैसे कोई भी सलाह दे सकता है। तो इसमें हमारा यही एक चीज कहने का है कि देखिए, हवा में तो कोई भी टारगेट देता है, ट्रेडिंग टारगेट कुछ भी दे देता है, लेकिन ये सब फंडामेंटल्स टारगेट है। यहाँ कोई ट्रेडिंग का टारगेट नहीं है। कल हो सकता है भेल का अगर चार्ट मजबूत हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स मजबूत हो तो स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये सब फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही ये सब डेटा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही इन पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। और चूंकि ये रिसर्च एनालिस्ट लोग दिन रात यही काम करते रहते हैं कि कंपनियों का जो स्टडी करने का है, तो उनको कोई भी ऐसे टारगेट दे दे तो उनसे ज्यादा तो इनको नॉलेज होती ही है। अब आपको हम स्टॉक प्राइस के बारे में बताते हैं। बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है बीएचईएल का स्टॉक। देखिए, 5 साल के पहले, ये देखिए मैं ब्लैक कलर में यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, 170 180 रुपीस के पास स्टॉक प्राइस हुआ करता था। मतलब 2016 यही जनवरी फरवरी का समय जो था 170-80 रुपए में आपको ये स्टॉक मिलता, और अभी देखिए गिरता गिरता ये पूरा 40 तक ये पहुंच गया है। तो यहाँ पर एक और चीज हो जाती है कि कभी कभी इन्वेस्टर्स लोग को ऐसा लगता है कि स्टॉक तो 180, इनफैक्ट ये 200 250 300 के लिए भी लेवल भी देख चुका है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर मैं पुराना और ज्यादा बड़ा चार्ट दिखाता तो यहाँ पर आप देखिए कि
स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा लग सकता है कि देखिए और कितना नीचे जाएगा, और कितना नीचे जाएगा, सब कुछ अच्छा ही है तो हाँ हम इसको और खरीदेंगे, लेकिन हमको यस बैंक को भी याद रखना चाहिए कितना नीचे जाएगा। तो दोस्तों बिजनेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जब बिजनेस में ही प्रॉफिट नहीं है तो स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर ना जाए, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। अभी 39-40 रुपीज के स्टॉक प्राइस है। देखिए कोविड के समय 19-20 रुपए में आ गया था, अभी उसका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन आप देखिए 5 साल की पूरी जर्नी है बिल्कुल नीचे है। ये एक चीज कह सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनियां दूसरी भी जो है वो भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन उनका कुछ डिविडेंड यील्ड भी है, लेकिन बीएचईएल का फिलहाल कुछ सालों से डिविडेंड भी नहीं है। अब दोस्तों देखिए Q3 के नतीजे। देखिए एनालिसिस तो हमने बता दी, अब हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि क्या बेसिस था उस एनालिसिस का। कंपनी ने 217 करोड़ का नेट लॉस किया है इस क्वार्टर में, जबकि 2019 का जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर था वहां पर 161 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था। तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस की तरफ आई हो, तो यहाँ ये टर्न अराउंड जैसी भी सिचुएशन नहीं है। देखिए कभी कभी हम लोग कहते हैं टाटा मोटर्स में टर्न अराउंड हो रहा है, भले ही लॉस में कंपनी है लेकिन बड़े लॉस से छोटे लॉस की तरफ जा रही है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, जस्ट लर्निंग के लिए मैं आपको ये सब एग्जांपल्स दे रहा हूँ दोस्तों। रिकमेंडेशन यहाँ कुछ भी नहीं है, सब एजुकेशनल और लर्निंग के लिए ये सब डेटा है। अब देखिए इनकम भी इनकी 4532 करोड़ हुई है, जो कि वही 2019 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 5827 करोड़ थी। प्री कोविड लेवल में अभी भी बिजनेस नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन जैसे कि किसी एक शायद नोमुरा ने जो कहा था, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है और अभी नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज एज एन इन्वेस्टर आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं फंडामेंटल्स बताता हूं, उसमें बहुत सारी चीजें हमको डिटेल में समझ में आने वाली है। दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी जैसा रहेगा। देखिए बीएचईएल की जो बुक वैल्यू है वो 78 रुपीस की है, प्राइस टू बुक देखिए 0.56 है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए डेट टू इक्विटी 0.18। तो कोई भी फंडामेंटल इन्वेस्टर ये एक दो चीजों देख के उनको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत ही सस्ते में ये स्टॉक हमको मिल रहा है और डेट भी इसका कम है। तो इसीलिए कुछ देर पहले हमने आपको एक चीज बताई थी, ग्रोथ विजिबिलिटी, कि अर्निंग तो होनी चाहिए, बिजनेस तो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल, यहाँ मैं रेड कलर कर देता हूँ, अर्निंग है ही नहीं, प्राइस अर्निंग कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अर्निंग नेगेटिव है। अभी आपने देखा था कि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो लॉस में आए हुए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। तो इसीलिए सभी चीजों को जब भी आप कोई भी कंपनी का एनालिसिस करें तो सभी चीजों को देखना है। इनफैक्ट यहाँ पर तो एक वीडियो में आपको हम 2-4 मिनट कुछ बता पा रहे हैं, इनफैक्ट आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है, क्योंकि एट द एंड पैसा कोई भी स्टॉक में आप लगा रहे हैं। तो ये तो जस्ट एजुकेशन के लिए ये सब चीजें, और हम भी ऊपर ऊपर से ही बता रहे हैं। उसके बिजनेस के बारे में और ज्यादा समझना हो तो आपको जरूर, आपको हम मोटिवेट करेंगे इन सब कंपनियों की, कोई भी कंपनी हो उसकी एनुअल रिपोर्ट आप जरूर पढ़ें। देखिए डिविडेंड यील्ड भी नहीं है, क्योंकि अर्निंग ही नहीं है तो कहां से कोई कंपनी डिविडेंड देगी। और बाकी जितने भी पैरामीटर्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नेगेटिव है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव है। तो उस हिसाब से आप जरूर है कोई भी ना कोई डिसीजन जरूर लीजिए। ऐसे कोई भी टारगेट ऐसे आते रहते हैं सोशल मीडिया में, कोई कह देता है कि चूंकि ये सस्ता स्टॉक है, 30-40 रुपए का एक स्टॉक मिलता है, तो ऐसा लगता है कि इसको खरीद ले, कब ये 200-300 हो जाएगा। लेकिन हर स्टॉक के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है कि वो स्टॉक क्यों नीचे है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।